हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पोर्टल पर। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी एक एक एग्ज़ाम को हम सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब में, ताकि आपको पता चल सके कि सामान्य ज्ञान में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। और जो कि डीपीसी दो दिल्ली पुलिस की भर्ती है 2023 की, तो इसमें किस प्रकार के सामान्य ज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना एसएससी जो एग्ज़ाम बनाता है उसमें रहती है प्रबल तरीके से। तो ये आपको आज आज जो पहला एग्ज़ाम आपको पहला जो पेपर है वो सॉल्व करवाया जाएगा। और ये अलग अलग पारियों में 38 पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस की 2020 की भर्ती परीक्षा में। तो 2020 वाले जो 38 पूरे के पूरे पेपर हैं वो एक एक करके आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डेली आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप चाहते हो 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को फाइट करना, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि आपको जैसे ही इधर सीरीज वाइज जो चले इधर एग्ज़ाम सॉल्व करवाए जाएं, पेपर सॉल्व करवाए जाएं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप अपनी सीट सुनिश्चित करो डीपीसी 2023 में। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं अपने, और वो करेंगे अपने सामान्य ज्ञान से। तो सामान्य ज्ञान में देखो किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे 2020 में। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी 2020 में, मैं आपको बता दूं। और उसमें आपको पता है 50 नंबर का रहता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो साथियों, करंट अफेयर्स में मैं आपको इतना बता दूंगा कि किस तरीके के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, पुरस्कार से, खेल से, इनसे प्रश्न आते हैं। लेकिन अब जो पुराने वाले वो प्रश्न हैं वो अपने काम के हैं नहीं, इसलिए अपने करंट अफेयर्स को छोड़ देंगे और सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न रहते हैं उसके छोड़ने के बाद में 38 रहते हैं, 39 रहते हैं, वो अपने प्रश्न करेंगे 50 में से। तो ठीक है साथियों, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख। साथियों, पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख या अभिलेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। पुनरुद्धार या मरम्मत, पुनरुद्धार या मरम्मत कुछ भी कह सकते हो साथियों आप। तो ये ऐसा कौन सा शिलालेख या अभिलेख है जो कि सुदर्शन झील, ये बहुत मोस्ट प्रश्न है और मोस्ट प्रश्न इसमें पूछा गया था। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। यदि प्रश्न ये आ जाता कि तिथि रहित अभिलेख निम्न में से कौन सा है, तो वो प्रश्न इसका ये सही हो जाता खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। ठीक है साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे जो 2 नंबर पे क्वेश्चन है वो ये है कि CIBIL के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण एजेंसी, अभिकरण बोलते हैं एजेंसी को इंग्लिश में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अपना बैंकिंग क्षेत्र से। और यदि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जानकारी दे दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि सिबिल की फुल फॉर्म यदि पूछ ले की बार आपसे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म थी। और ये 2000 के अंदर क्या थी, स्थापित करी गई थी। और आपको बता दूं कि सिबिल भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी है। प्रश्न ये 3 प्रश्न आ सकते हैं। सिबिल की स्थापना कब हुई, सिबिल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, और सिबिल भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी कौन सी है, तो सिबिल है। तो ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र। उसके बाद में जो अपना प्रश्न उठने वाला है या उठ रहा है वो है 3 नंबर पे। वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न में पूछा क्या गया। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा करो कि पूछा क्या है, नहीं है या है पूछा है। तो इसने पूछा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है।
चना है रबी की फसल है, जौ है रबी की फसल है, और जौ जैसा ये एक और होता है गेहूं, वो भी रबी की फसल है। सरसों भी क्या है, रबी की फसल है। जबकि कपास है वो रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर कपास। उसके बाद में 4 नंबर पे जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, सॉरी 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। मतलब यह प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने शरीर के बाहर ही भोजन का क्या कर लेता है, विखंडित कर लेता है और उसके बाद में उसे अवशोषित करता है। अब आपको मनुष्य का आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, प्राथमिक सबसे पहला मुख्य गुहिका आती है, उसके बाद में एंजाइम्स, उसमें वहाँ से एंजाइम्स स्रावित होते हैं, धीरे धीरे करते करते ग्रीशिका से अमाशय से आगे धीरे धीरे HCl अम्ल मिलता है, अमाशय से धीरे धीरे पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है, विखंडित होता है अपने पाचन तंत्र में। मनुष्य का जो क्या है भोजन है उसका विखंडित होता है भोजन मनुष्य के शरीर के अंदर पाचन तंत्र में, और वहीं क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। तो इसमें मनुष्य तो नहीं होगा। उसके बाद में प्रश्न आ जाता है ऑप्शन है अजाडिर्चडा। अजाडिर्चडा का मतलब ये होता है, अजाडिर्चडा इसके पीछे इंडिका शब्द और लगता है, और ये है एक वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम हम कह सकते हैं। किसका है वो, नीम के फल का या नीम की निम्बोड़ी आप जिसको बोल देते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है। आप यदि नहीं समझे मेरी भाषा को तो मैं आपको थोड़ा सी देर रुको, आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ इसकी कि होता क्या है किसके लिए। ये आपने देखा होगा, और जो किसान साथी हैं, जो किसान जिनके क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने तो इसको देखा ज़रूर होगा कि ये क्या है, ये नीम के पेड़ के लगते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं निमोली। इसका अजाडिर्चिडा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये अवशोषण या इस भोजन लेता है क्या, ये जीव है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में एक ऑप्शन है मेजीफेरा। तो मेजीफेरा आपको पता है, मेजीफेरा के पीछे इंडिका लगाते हैं, तो ये मेजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, ये मैंगो का, आम का वैज्ञानिक नाम है मेजीफेरा इंडिका। तो ये मेजीफेरा इंडिका, अजाडिर्चिडा इंडिका और मनुष्य, तीनों ऑप्शन कट हो जाते हैं, और चौथा जो ऑप्शन बचता है वो बचता है राइजोपस। तो राइजोपस आपको मैं बता दूं एक प्रकार का जीव है जो कि कवक है। क्या है, कवक है। आपको मैं थोड़ा सा इसकी भी फोटो बता ही देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इससे प्रश्न आसानी से। तो ये रहा राइजोपस, ये क्या है, राइजोपस है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो इधर, ये भी राइजोपस की ही फोटो है। ये क्या करता है, सड़ी गली वस्तुओं को अपना भोजन बनाते हैं, या मृत जीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। अब क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही सिस्टम इसका। ये होते हैं सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी, मरी हुई या सड़ी गली वस्तुओं को अपना भोजन बनाते हैं। इसके नुकसान भी हैं, इसके लाभ भी हैं। लाभ इसका सबसे बड़ा ये है कि ये अपमार्जक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अपमार्जक का कार्य करते हैं। मतलब ये सड़ी गली वस्तुओं की साफ सफाई कर देते हैं, मतलब उस वहाँ क्या पनप जाते हैं सड़ी गली वस्तुओं पर, और इसको क्या करते हैं शरीर के बाहर। अब इसके अंदर पाचन तंत्र तो होता ही है नहीं, बाहर ही अवशोषण करते हैं, बाहर ही विखंडित करते हैं, ठीक है, ये सिस्टम रहते हैं, और जल्द तेजी से अपनी संख्याओं को बढ़ा लेते हैं। ऊपर मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, ये देखो कवक के अलग अलग प्रकार हैं, इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, कवक के अलग अलग प्रकार हैं। मशरूम हो गया, फंजाई, फंगसाइड, अलग अलग हो गया। उसके बाद में जो अपने बात करने वाले हैं आगे वाला ऑप्शन, वो क्या है, देखो आगे वाला ऑप्शन क्या है, वो ये रहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में चोरा चोरी या चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था। मैं सबसे पहले इसकी तारीख बता देता हूँ। इसकी तारीख थी 4 फरवरी 1922। क्या थी, 4 फरवरी 1922 को ये होता है चोरी चोरा कांड। होता कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये होता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसने यहाँ ऑप्शन में उत्तर प्रदेश या गोरखपुर दे ही नहीं रखा। अब आप क्या करोगे, क्योंकि जब ब्रिटिश काल था ना, जब क्या था, ब्रिटिश काल था, तब अपना जो भारत था वो 11 प्रांतों में विभाजित था, प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। और उसके अंतर्गत ये 11 प्रांतों में विभाजित था। और उसके अंतर्गत जैसे उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, ये तो आप मद्रास उड़ीसा तो आप देखते ही कह दोगे भाई उड़ीसा तो नाम ही आ गया, तो उड़ीसा ही है। लेकिन बात आती है ये प्रांत जैसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, आपको नहीं पता कि अब वर्तमान में इसमें कौन सा भाग आता है। आपको मध्य प्रांत का नहीं पता कि अब क्या है, आपको संयुक्त प्रांत का भी नहीं पता अब क्या है। लेकिन अब उड़ीसा दे रखा है, ये ऑप्शन है नहीं, तो इन तीनों में से कौन सा होगा, क्योंकि आपको पता भी उत्तर भी पता है, क्योंकि आपको उत्तर पता है गोरखपुर यूपी। ठीक है, अब क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि क्या थे, किस में कौन कौन से प्रांत आ रहे थे उस समय। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है, तो भारत का आप नक्शा देखो, भारत का नक्शा मैं थोड़ा सा हल्का सा बना देता हूँ, ये है भारत का नक्शा। तो ये उत्तर है और इधर कर देते हैं ये पश्चिमी। ये जो भाग है ना, ये जो भाग आते हैं जिसमें पाकिस्तान का भाग, पंजाब का भाग, कश्मीर का भाग, ये भाग है, वो आते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मध्य प्रांत का अर्थ होता है या मध्य में क्या है भारत में, तो मध्य के अंदर एक तो है मध्य प्रदेश, क्या है, एक तो है एमपी, मध्य में एक आ गया एमपी, एमपी आ गया, एक आ गया छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में, एक आ गया महाराष्ट्र। तो मध्य प्रांत में जब भी आ जाए तो इन तीनों में से जो तो मध्य प्रांत ये कर देना। लेकिन संयुक्त प्रांत का नाम आते ही आपको क्या करना है, यूपी। यूपी को संयुक्त प्रांत को बाद में यूपी कहने लग गए, यूपी का अर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त प्रांत। अब जो आगे अपने बात करने वाले हैं वो प्रश्न ये उठ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो वैसे तो आपको कृषि के अलग अलग देखनी पड़ेगी कि आपको कृषि कहाँ किसकी कृषि ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें देखो दक्षिण की जहाँ बात आ गई और कॉफ़ी का ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा कॉफ़ी। कैसे हो जाएगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको एक बार बता देता हूँ कि कॉफ़ी कैसे हो जाएगा। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले इंडिया कॉफ़ी मार्केट की डाटा, यहाँ आप देख सकते हो, ये है दक्षिण का भाग, ये दक्षिण का भाग है ये। वैसे देखो ये है, यहाँ भी कॉफ़ी होती है, लेकिन यहाँ कौन सी कॉफ़ी होती है, यहाँ किस प्रकार गैर पारंपरिक, यहाँ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो भाग है यहाँ कॉफ़ी होती है, वो होती है पारंपरिक रूप से, मूल रूप से कॉफ़ी यहाँ होती है। गैर पारंपरिक ढंग से जो कॉफ़ी होती है वो इनमें भी होती है, तेलंगाना में, उड़ीसा में, इधर भी कॉफ़ी, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी होती है। तो ये कौन सा दक्षिणी भाग है, तो बिल्कुल दक्षिणी भाग है, इसमें कोई शंका नहीं है, संकोच नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग में कॉफ़ी ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं फसलों के बारे में आपको, कि फसलों के बारे में अपने को क्या ध्यान में रखना है। एक बात आप ये और ध्यान रखो फसलों के बारे में जब भी बात आए, वो ये रखनी है आपको ध्यान में। इस नक्शे को देखो, और आपकी बुक्स में काफ़ी कुछ दे रखा होगा कि देखो गेहूँ, जौ, कपास कहाँ होती है, इस प्रकार ये पूरी फसलों, भारत का फसलों का मानचित्र दे रखा है। ये देखो भारत की फसलों का मानचित्र दे रखा है, इस प्रकार की एक कृषि होती है। अपने ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन है आगे बढ़ा। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी घोषणा करता है अनुच्छेद 129 129। और उसके बाद में आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। बहुत मस्त प्रश्न है, और ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ ऑप्शन पहला, और यहाँ एक जिला है बस्तर जिले में। और बता देता हूँ इसका अन्य नाम है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा नाम है, नियाग्रा, वो पूछ ले वो यही है। और इसके बारे में एक जानकारी मैं और दे देता हूँ, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात या झरना पूछ ले तो भी ये हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ आगे वाला प्रश्न क्या है। आगे वाला प्रश्न है कि ये देखो 9वां प्रश्न है, ये था करंट से संबंधित, इसको हमने छोड़ दिया, और ये प्रश्न आया था बजट से, तो आगे आपको बजट वाले प्रश्न पढ़ लेने करंट में। उसके बाद में आगे प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी, तो खिलाड़ी जो खेल से संबंधित है वो प्रश्न भी पढ़ लेने आपको। 11वां प्रश्न अपने हल करेंगे, वो है निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो देमाबाद नाम आ जाए जब भी तो आपको महाराष्ट्र कर देना है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देमाबाद ही है जो यहाँ देमाबाद में ताम्रपाषाणकालीन की सबसे बड़ी बस्ती है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ, शिवकली, मानव, ये तीनों नहीं होंगे, इसमें हो जाएगा स्कोलियोडोन्स। और मछलियाँ, सारी जो मछलियाँ हैं उनमें भी 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। एक कोष्ठक होता है नीले, एक नीले होता है, एक अलिंद होता है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि स्कोलियोडोन्स है वो मछलियों की ही एक ग्रुप है, एक समूह है। कौन सी मछलियों का? ठंडे रक्त वाली मछलियों का एक समूह है, उसको बोलते हैं स्कोलियोडोन्स। तो 12वें का हो जाएगा 1। उसके बाद में आगे प्रश्न उठता है लोटिया नामक गीतों का संग्रह पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। तो लोटिया साथियों में बता देता हूँ, लोटा आपने नाम सुना होगा, तो उसी को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं लोटिया, और इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। आगे जो प्रश्न उठता है वो उठता है भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों मुद्रास्फीति। क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन खिलाड़ियों से संबंधित अपने उसको छोड़ देना है। 16वां साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन आता है वो आता है पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी करंट का था, लेकिन अभी भी ये करंट का प्रश्न आ सकता है दोबारा, तो इसको अपने कर लेते हैं, इससे रेडी वाले से संबंधित है। अब उसके बाद में प्रश्न है 18 नंबर पे भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो ये कर लेंगे अपने भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप में संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है। तो बिल्कुल कपास को। उसके बाद में भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो अनुच्छेद 40, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो क्वेश्चन आएगा 21 नंबर पे, वो क्या आता है देख लो। ये आता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है। तो अरब सागर का जो नहीं है वो है राधानगर बीच। उसके बाद में 22 नंबर पे ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनते हैं। इसमें बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन 2 प्रकार का श्वसन होता है। वायु की उपस्थिति में किया गया श्वसन वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन है अवायवीय श्वसन। इसमें ये बहुत मोस्ट है, अभी आपको याद रखना है प्रश्न, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। उसके बाद में जो 23वां प्रश्न था वो ये था कि जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ये भी अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखो, जब वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, जब केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, जैसे भारत की बात करें तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है तब तो होता है रिवर्स रेपो दर, क्योंकि वापस ले रहा है, रिवर्स रेपो दर। और जब देता है धन उधार तो वो होता है रेपो दर। इस बात को ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है लेता है वापस, तो ये हो गया रिवर्स रेपो दर, इसका पहला। उसके बाद में प्रश्न होता है मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इसमें हो जाएगा द्रुमासम डेंड्रॉइड। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे हो जाएगा। आपने तंत्रिका कोशिका का चित्र बचपन में 6ठी 7वीं बुक में देख लिया होगा, 10वीं में देख लिया होगा वरना। अब आप बताओ मेरे को ये कि ये आपने पढ़ा है जरूर। तो ये होता है तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या है, ये केंद्रक है, इधर ये कोशिका काय है, यहाँ द्रव होता है इधर, और ये दुर्मिका होता है, ये है डेंड्रॉइड।
ये क्या करता है, सूचनाओं की तरंगों को पकड़ता है, सूचना ग्रहण करता है और इसे पहुंचा देता है तंत्रिकाक्ष में। तंत्रिकाक्ष बहुत ही तीव्रता से इसे पहुंचा देता है अंतिम सिरे से, और इधर ही ये दुर्मिका वगैरह आगे आगे जुड़े होते हैं, तो ये करोड़ों की तादाद में होते हैं, और ये अंत में क्या कहाँ पहुंचा देते हैं, मस्तिष्क माइंड को या ब्रेन को, वहाँ से हमारे दिमाग को इसकी सूचना मिल जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्मिका या डेंड्रॉइड। अब जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आगे, जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये अपने हो जाएंगे जाकिर हुसैन। ये अपने हो जाएंगे जाकिर हुसैन नंबर 2। उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो करेंगे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश में जलमाप कराले द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है यूके के द्वारा। उसके बाद में प्रश्न उठता है निम्नलिखित में से कि यूनाइटेड नेशन, ये देखो पुरस्कार है तो इसको अपने छोड़ देंगे, पुरस्कार अपने करंट के ही पढ़ने हैं, पुराने पुरस्कार पे ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद में प्रश्न आ जाता है वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से जो जिसने लिखी थी वो लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और संस्कृत बंगाली भाषा का प्रथम प्राइमर था और ये संस्कृत के विद्वान थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात करते हैं 29वां क्वेश्चन अपने छोड़ देंगे उसके बाद में, क्योंकि करंट का है और पुरस्कार से संबंधित है, तो पुरस्कार बड़े क्वेश्चन तो आपको पढ़ने बता ही दिया मैंने, लेकिन करंट के पढ़ने हैं। उसके बाद में प्रश्न आ जाता है 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया, तो ये बलदेव सिंह है। उसके बाद में प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये है ऐहोल है कर्नाटका में। भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा गया है, तो बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद में जो प्रश्न उठता है वो उठता है भारत या भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर दैया और पोडू शब्द निम्नलिखित में किसके स्थानीय नाम है, तो ये भैंस का नाम नहीं है, मृदा की किस्में भी नहीं है, गाय की प्रजाति भी नहीं है, ये है खेती का आदिम रूप। और कौन सी खेती का, झूमिंग खेती या स्थानांतरित कृषि का। बेवर और दैया बोलते हैं मध्य प्रदेश में और पोडू बोलते हैं इसको आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है, तो आपको पता है अंगोरा बकरी तो है, लामा अलपाका रेशे का एक प्रकार है, लेकिन जेब्रा है जो जेब्रे से कभी निकाली है कि उन किसी ने नहीं निकाली, फाइबर प्राप्त किया नहीं किया, तो इसका जेब्रा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन होगा अपना वो क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है, ये हो जाएगा अपना पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मिजोरम से। और दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य से स्थित है, तो ये हो जाएगा दमेक उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्या किया था भगवान बुद्ध ने क्या किया था, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को पहला यहाँ उपदेश देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो ये बने थे मदन लाल खुराना, इनको शेरे दिल्ली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने उसके आगे वाले प्रश्न पे, वो है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये हो जाता है 91वें संविधान संशोधन में, और ये होता है 2003 में। ये संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया कि पीएम की संख्या को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई, ये प्रश्न है। तो कुल लोक सदस्यों की, जो अपने संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, वो उस समय का करंट का था, वो अभी अपने को पढ़ना नहीं है। 41 नंबर भी करंट का था, 42 नंबर भी करंट का था, ये भी हमें नहीं पढ़ने। उसके बाद में आगे जो अपने बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन पे, वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि
जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि। ये देखो, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये अभी अपने काम का कुछ है नहीं। प्रश्न आता है 44 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, तब हुए थे एक। और वो दो गुट कौन से थे? गर्मपंथी, नरमपंथी, गर्मदल या नरमदल, ये गुट थे। 1916 में तो हो गए थे। देखो, अलग हुए थे 1907 में, वो था लखनऊ अधिवेशन, और सूरत में होता है 1916 में, उसमें होते हैं एक। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं मड़ई नामक जनजाति एवं पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये है छत्तीसगढ़ से, येम से। उसके बाद में प्रश्न आता है, येम से नामक जनजाति एवं पारंपरिक रूप से संबंधित है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी आपको पता है साथियों, कोहिमा में ये त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कोहिमा में। उसके बाद में आता है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को, इसने दौरा किया भारत का। उसके बाद में हमें 48वां क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, करंट का है और किससे संबंधित है? पुरस्कार से। और 49वां प्रश्न भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संबंधित है, खेलों से, ये भी हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन 50वां क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे और हल करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? वो किया गया था, मतलब किया जाता है संसद के द्वारा। ये 50 के 50 क्वेश्चन हो गए आपके। और इसी तरीके से करते करते 38 के 38 क्वेश्चन आपको, ये 38 के 38 पेपर आपको करवाए जाएंगे दिल्ली पुलिस के। तो जुड़े रहिएगा अपने चैनल्स के साथ, और चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।